नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपको एक परिचय दे देता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस के बारे में। आपको पता है हाल ही में चाइना का एक सैटेलाइट ट्रैकर वेसल जो था जिसका नाम है युआन वांग 5, वो हम्बनटोटा बंदरगाह पे आया हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे कि भारत के लिए ये क्यों चिंता का विषय है। अगला आर्टिकल हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में जानेंगे कि उसको भारतीय मुख्य धारा में किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आधुनिक भारत के मंदिर से संबंधित है। इसके अंदर आपको पता लगेगा कि यह आर्टिकल किस लिए निकला हुआ है। एक नई चीज मैंने सोचा है, आज से मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूं इस चीज की कि अब द हिंदू में जो भी साइंस टेक की या कुछ अन्य पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज होंगी जो हमारे यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी मैं संक्षिप्त रूप से शामिल कर लिया है मैंने। तो जिससे कि आपका जो द हिंदू का ऑलमोस्ट कवर अप करने की कोशिश करिए। अंत में हम लोग देखेंगे कि यही जो ऊपर हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं इसमें मुख्य परीक्षा में कौन से अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आएगा वो आएगा प्रश्न संख्या 7 पर आपको मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा प्यारा देश भारत और यूरोपीय संघ इसकी बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है हाल ही में अभी हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया है। उसी प्रकार इंडिया में और यूरोपीय संघ में इनके आपस के द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वजह से ये आर्टिकल यहां पर रखा गया था। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा यूरोपियन यूनियन के आपस में जो संबंध हैं उसमें से मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। अब इसमें कुछ बातें जैसे यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में जो बातें निकल के आएंगी या इनके जो देश हैं उसके संदर्भ में जो बातें होंगी वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कुछ जो संबंध होंगे, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो हमारी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज मुख्यतः ये टॉपिक जो है आपका ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात हो रही है वो बात हो रही है कि 1994 का जो वर्ष था तब से हमारे जो संबंध हैं यूरोपियन यूनियन के साथ स्टार्ट हुए थे। देखिए ईयर को 3-4 बार आप अपनी कॉपी में लिख के रिवाइज करेंगे ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि जब मुख्य उत्तर परीक्षा आप लिख रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा आप ईयर के साथ उसको संदर्भित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली इस टाइम पे जो हमारे संबंध स्थापित हुए थे वो हुए थे एक तो व्यापार को लेके और दूसरा कुछ हम लोग अगर आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो उसको लेके। तो इन दो विषयों पर हम लोगों ने अपने संबंधों की शुरुआत करी थी। अगर बात करी जाए वर्ष 2000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी वर्ष क्या हुआ था कि हमारा और यूरोपियन यूनियन का अगर बात करी जाती है पहली जो शिखर सम्मेलन था तो वो ऑफिशियली रूप से 2000 में मनाया गया। इसी के साथ साथ जब 2004 में यहाँ पर जब 2000 में हम लोग मना रहे हैं तो इसी चीज को यानी कि व्यापार को और आर्थिक सहयोग को एक औपचारिक रूप दिया जा रहा है। और यही 2004 में व्यापार भी है और प्लस आर्थिक सहयोग है। इसके साथ साथ जो हमारी सामरिक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी, उसको भी यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। यानी कि अब रक्षा और सुरक्षा के बारे में इन विषयों पर आपस में हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ष था 2004 वाला। जैसे ही एक वर्ष बाद यानी कि 2005 की बात करते हैं, 2005 में हमारे और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ज्वाइंट एक्शन प्लान साइन हुआ था। तो इस ज्वाइंट एक्शन प्लान 2005 में जो आया था जिसको संयुक्त कार्य योजना बोल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पहली चीज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से लोगों की बात करी जा रही है या संस्कृतियों की। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में यानी कि अब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जो आवागमन होगा, यानी कि इसका आवागमन से जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और यूरोपियन संस्कृति, इन दोनों का आवागमन होगा तो हम उनकी संस्कृतियों से क्या हो पाएंगे, परिचित हो पाएंगे। तो यहाँ पर उनके पहनावे से, उनके खान पान से, तो ये सारी चीजों के बीच में भी जो संबंध स्थापित हुए थे वो इस संयुक्त कार्य योजना का हिस्सा थे। अब यहाँ पर व्यापार और आर्थिक सहयोग तो चल ही रहा है, रणनीतिक साझेदारी भी है यहाँ पर। उसके साथ साथ इस टाइप के संबंध भी स्थापित हो रहे हैं कि दो देशों के बीच में जो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है ये भी सब स्टार्ट हो गया। मुख्य जो एक वर्ष आता है वो 2020 आता है। 2020 में अब ये 15वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रोड मैप निकाला गया है और यहाँ पर रोड मैप को बोला गया कि अगले आने वाले 5 वर्षों में यानी कि 2025 तक एक हमने टारगेट सेट कर रखा है। और वो टारगेट के जो सब्जेक्ट हैं यानी कौन कौन से विषय पे हमको सहयोग करना है, तो यहां पर पहली बार आ रहा है विदेश नीति और सुरक्षा, ठीक है।
एक दूसरे की जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी दूसरे देशों को लेके, यानी कि अगर बात करी जाए चाइना की, तो हम चाइना के लिए क्या विदेश नीति है और यूरोपियन यूनियन की क्या विदेश नीति है, या किसी अन्य देश के लिए क्या विदेश नीति है, या आपस में क्या विदेश नीति है, इसको भी यहां पर एक दूसरे के हित देखते हुए सम्मिलित करा जाएगा। दूसरा, यहां पर व्यापार को भी प्राथमिकता दी जा रही है, अर्थव्यवस्था को भी। सतत आधुनिकीकरण पे बात करी जा रही है, सतत इसका मतलब है ग्रीन एनर्जी पे बात करी जा रही है। अभी जैसा कि आपको पता है नॉर्डिक समिट हमारी ऑलरेडी होती है। अब जो नॉर्डिक देश होते हैं वो भी किसका हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का। तो जो ग्रीन एनर्जी पे भारत जो है फोकस करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे फोकस करी जा रही है, यहां पर बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेके जो रोड मैप स्टैब्लिश करा गया वो 2020 में करा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मुख्य उत्तर परीक्षा लेखन में जब भी कोई भी हम लोग किसी दो देशों के संबंध की बात करते हैं तो उसमें द्विपक्षीय व्यापार की बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा फिगर है, आसान सा फिगर है, 116 बिलियन डॉलर। अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है, इसको याद रखिएगा कि क्यों हमारे लिए यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो द्विपक्षीय व्यापार होता है वो 116 बिलियन डॉलर से भी अधिक का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, अमेरिका के बाद सेकेंड नंबर पे जो यूरोपीय संघ है वो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है हमारा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। भारत निर्यात के लिए भी क्या है, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा अधिक निर्यात होता है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। ये दो फैक्ट हैं, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में कथन के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर एफडीआई की बात करेंगे कि जो विदेशी निवेश आता है, तो उसमें 18% निवेश अकेले यूरोपियन यूनियन से आता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा निवेशक हो जाता है भारत के अंदर। अगर मैं एक आम तौर पे बात बताऊं कि 6000 यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं वो भारत में अपना निवेश कराए, जिसमें 6.7 मिलियन जो रोजगार है वो उत्पन्न करती हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और 6000 यूरोपियन कंपनियां इंडिया में जॉब लोगों को देती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जैसे भारत डेनमार्क जो रणनीतिक साझेदारी की बात करी जा रही है यहां पर, तो डेनमार्क, अब देखिए एक बार मैप से मैं आपको समझाता हूं इसमें। अब ये आप देख पा रहे होगे, ये नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क के साथ हमने क्या कर रखा है, हरित रणनीतिक साझेदारी कर रखी है। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनको डेनमार्क क्या करेगा, उनकी जो भी टेक्नोलॉजी डेनमार्क के पास है वो हमसे साझा करेगा, ताकि हमारा जो आपस में लक्ष्य है 2050 तक जीरो कार्बन न्यूट्रल करने का, उसको हम लोग पा सकें। अब जैसे देखिए यहां पर थोड़ा सा ये भी जानने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहां पर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीन देश जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, स्कैंडिनेवियन, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को, अब नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इसको तो आप मिला ही लो, प्लस फिनलैंड को भी आप मिला लो। यहां पर आप देख रहे हो ये आइसलैंड है, इसको भी आप मिला लीजिए। तो ये जो आप फिगर देखोगे ना, तो ये जो आप चित्र देखोगे ना जिसमें ये देश कवर हो रहे हैं सारे, ये देश मिला के इन्हीं देशों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉर्डिक देश। हालांकि अब ये देखो, ये फरोए आइलैंड है। ठीक है, इसी तरीके से एक एलैंड है, ए लैंड, इसके ऊपर ये फिनलैंड का है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां मैंने आप बिंदी बना रखी है, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जब भी हमारा, आपको पता होना चाहिए, भारत का नॉर्डिक देशों के साथ शिखर सम्मेलन संपन्न होता है। तो अगर इसके टोटल बात करें तो 2018 में से सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ। तो यहां पर हम, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर नॉर्डिक कंट्री में जाके विजिट करते हैं, और वहां जाके हमारे उन देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चर्चाएं होती हैं और अलग अलग समझौते होते हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक देशों के साथ अगर बात करी जाए, हमारा जो सबसे बड़ा विषय रहता है वो रहता है नवाचार का, आर्थिक सहयोग, अक्षय ऊर्जा पे हम लोग बात करते हैं, ब्लू इकोनॉमी पे बात करते हैं। तो मुख्य जो विषय हमारे नॉर्डिक कंट्रीज के साथ रहते हैं वो यही रहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में या अक्षय ऊर्जा स्रोत में अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे आप, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, तो इसमें नॉर्डिक कंट्री ने बहुत ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी हाई कर रखी है। ठीक है, अगर आप बात करोगे कि इंडिया स्वीडन की, तो इंडिया स्वीडन का आपने लीड आईटी प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें इंडिया स्वीडन ने यही स्टार्ट करा था। तो इसमें हमारा लक्ष्य है कि 2050 तक हमको क्या करना है, कार्बन जीरो उत्सर्जन करना है। अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे से हमारा ब्लू इकोनॉमी के केस में, जल प्रबंधन में, सौर और पवन परियोजना में, तो इन सब में हम नॉर्वे की हेल्प लेते हैं। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड का सबसे ज्यादा मदद होती है किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि टेक्नोलॉजी में फिनलैंड के पास बहुत अच्छी तकनीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में।
क्लीन टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ों में हम फिनलैंड की हेल्प लेते हैं। आइसलैंड की बात करें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भूतापी ऊर्जा की बात करें तो उसमें आइसलैंड के साथ हमारे समझौते हैं। डेनमार्क के मैंने आपको बताया हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो इन सब चीज़ों पर हम डेनमार्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो केवल बात हो रही है इतने स्कैंडेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। बाकी ये जितने आप कंट्रीज देख रहे हैं, आप यहाँ पर आप फ्रांस की बात करोगे तो रफेल हमने खरीदा है और कितनी जल्दी इन्होंने 36 रफेल की जो डिलीवरी है वो करी है। जर्मनी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। फ्रांस हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने यूरोपियन यूनियन में देश आते हैं तो सभी के साथ हमारा जो शिखर सम्मेलन होता है वो आयोजित होता है। तो ये मुख्य मुख्य देश ऐसे थे जिनके बारे में मैंने आपको चर्चा करी जो इस आर्टिकल में थे। अब अगर बात करी जाए चुनौतियों के बारे में कि इन संबंधों में चुनौतियां क्या आती हैं, देखो भाई, दो लोगों के बीच में अगर संबंध होगा तो कभी ना कभी किसी मुद्दे पर तो गतिरोध उत्पन्न होगा ही। सेम यहां पर भी होता है। तो देखो यहां पर क्या है, जैसे रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन में हस्तक्षेप करा, भारत ने खुल के किसी भी मंच से या फिर अनौपचारिक रूप से भी जो रूस है उसकी निंदा नहीं करी, है ना। तो इस ये यूरोपियन यूनियन को खटकता है कि भाई आप क्लियरली अपना जो स्टैंड है वो क्यों नहीं दिखाते हैं कि आप किसके साइड हैं। दूसरा, जो हमारा रूस के साथ सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग होता है, चाहे ऑयल गैस की बात कर लें या हथियारों की बात कर लें, तो जिस तरीके से अमेरिका इस चीज का अपोज करता है उस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी अपोज करता है। आपने हाल ही में एक टीवी न्यूज चैनल पर देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से जब ये प्रश्न पूछा गया कि आप रशिया से इतना ये ऑयल और गैस क्यों लेते हो, तो जाहिर सी बात है अब यहां पर अगर यूरोपियन यूनियन की खुद की बात करें तो यहां पर इनका ये दोहरा चेहरा सामने आता है। क्योंकि अगर ये खुद अपने उपभोग का 45% जो गैस होती है वो किससे आयात करते हैं, वो खुद रूस से आयात करते हैं। तो यहीं पर हमारे विदेश मंत्री ने भी इनको ये चीज बोली थी कि आप खुद आयात करते हो, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूस पर निर्भर हो, तो आप हमको इस चीज में नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, जब गलवान का संघर्ष हुआ हमारे यहाँ, जो हमारे इतने जवान शहीद हुए, तो उसमें भी जो यूरोपियन यूनियन था इसने चाइना के विरुद्ध भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो दोनों की तरफ से ही ये कुछ चुनौतियां हैं जो सामने आती हैं। अब जैसा मैंने आपको दिखाया अभी मैप में कि यूरोपीय संघ का जो मैप था, इसको आप मैप से समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन सारे देशों की लोकेशन अपनी कॉपी में बना जरूर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 27 देशों का एक समूह है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक पूरा जो डायलॉग है उसको बना लेना, एक ब्लॉग बना लेना, ठीक है। यूरो जो मुद्रा है उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो इस यूरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इनको 3-4 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। यहां पर देखिए एक चीज ये है कि जब चाइना के मुद्दे की बात आती है तो यूरोपियन यूनियन जैसे रशिया के मुद्दे को लेकर भारत थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन चाइना को मुद्दे को लेकर रहता है। यहां पर उसका कारण क्या है, कारण आपको इस फिगर में साफ दिख रहा होगा। ये देखिए यहां पर दो चीजों से कंपेयर करा जा रहा है। एक तो इस ग्राफ में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चाइना ने यूएसए को भी ओवरटेक कर दिया है यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने में। अगर आप यहां पे फिगर देखो तो चाइना और यूरोपियन यूनियन का 2020 में 709 बिलियन यूएस डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा है। और वहीं पर आप यूएसए का यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार देखेंगे तो 671 बिलियन यूएस डॉलर आ रहा है। तो इसने यूएसए को पीछे कर दिया है यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है। और ये भी देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप न्यूज में लगातार देख रहे होंगे कि चाइना की जो सैटेलाइट ट्रैकर शिप है जिसका नाम है युआन वांग 5, 13 अगस्त को इस शिप को अप्रूवल दे दिया श्रीलंका ने। और ये 16 अगस्त से 22 अगस्त तक बोला जा रहा है कि ये हम्बनटोटन बंदरगाह पे रहेगी। अब इस शिप की खास बात यह है, मैं एक बार इसका आपको फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए इस शिप में आप ये देख रहे हो, ये सारे जो रडार लगे हुए हैं। इस रडार की कैपेसिटी ऐसा बोला जाता है ये 750 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि ये सीधी सी बात है, ये रडार जो है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये हम्बनटोटा बंदरगाह की लोकेशन आप देख लो, ठीक है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह है और यहाँ पर ये शिप जो है वो डॉक होगी 16 से 22 अगस्त तक। तो उसके आसपास यानी कि 750 किलोमीटर की परिधि तक ये आसपास निगरानी रख सकती है, ठीक है। अब इंडिया के लाख मना करने के बाद भी श्रीलंका सरकार ने इस शिप को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की मंजूरी दे दी। आयामों के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका का, भारत का, चाइना का, तीनों का अलग अलग अपना एक स्टैंड है, वो क्या है। अब देखिए ये कहानी की शुरुआत है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसके टाइमलाइन से पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। बात है 3 अगस्त की, ठीक है। 3 अगस्त को क्या हुआ था,
जिस तरीके से श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा है और वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वहाँ के राष्ट्रपति का जो घर था उसको भी वहाँ के लोगों ने जला दिया। राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ गया। ठीक है, पहले उसके राष्ट्रपति जो थे वो राजापक्षे थे, बाद में राष्ट्रपति बने कौन, विक्रमासिंघे राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर हमारी तरफ से, भारत की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सहायता दी गई थी। उस वजह से जो वहाँ के श्रीलंकन राष्ट्रपति हैं उनका स्टेटमेंट आया था, ध्यान से देखिए शब्द क्या लिखे हुए हैं, ए ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की सांस, है ना, जीवन के लिए जो जरूरी सांस होती है वो किसने दी है, भारत सरकार ने इनकी हेल्प करी है। तो ये बात है 3 अगस्त की, इतनी ज्यादा मदद भारत सरकार ने इनको करी। और अगर मैं आपको टोटल बताऊं, ऐसा एक आंकड़ा निकाला गया था कि 10 वर्षों में 1850 मिलियन यूएस डॉलर का हमने इनकी आर्थिक सहायता कैसे करी है। जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, ऐसे 8 लाइन ऑफ क्रेडिट हमने श्रीलंका को दिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर 6 अगस्त को ये न्यूज आती है, चाइना की ये शिप है युआंग वांग 5, ये चाइना से चल दी है और हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वहां पर ये डॉक करेगी। रीजन ये दिया जा रहा था कि इसको रिफ्यूलिंग के लिए डॉक करना है। अब देखिए हम्बन टोटा बंदरगाह की, अब यहीं पर हमारा भारत देश है, यहीं पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में कलपक्कम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है और भी हमारे कई डिफरेंट डिफरेंट नेवल यहाँ पर पोर्ट्स हैं। तो भारत ने श्रीलंका से बोला कि आप इसको मंजूरी मत दीजिए क्योंकि ये हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा बन सकती है। हालांकि ये जो शिप आप देख रहे हो इससे कोई अटैक नहीं होता है, परंतु इससे 750 किलोमीटर के आसपास की बहुत गहन जो फोटोज हैं या जो इमेजेस हैं वो ली जा सकती हैं, इसीलिए ऐसी शिप्स को बनाया जाता है। अगर भारत के पास आप पूछोगे क्या कोई एक ऐसी शिप है, तो बिल्कुल है, उसका नाम है आईएनएस ध्रुव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आईएनएस ध्रुव है वो सेम यही काम करती है जो ये शिप करती है। यहाँ पर चाइना की जो शिप है उसका हम्बनटोटा बंदरगाह में आना, जिससे कि भारत का अपना जो एक तर्क था वो तर्क बिल्कुल वाजिब है कि भाई यहाँ पर आओगे और आप चारों तरफ निगरानी करेंगे, तो इसको बोला गया। जब यहाँ पर भारत सरकार ने श्रीलंका के को थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर बढ़ाया, तो ये देखिए 6 अगस्त का ये आर्टिकल है, श्रीलंका सीक्स चाइनीज शिप डिले आफ्टर इंडियन प्रेशर। तो यहां पर श्रीलंका ने क्या करा, इस शिप को बोल दिया कि आप यहां पर नहीं रुक सकते हो या आपका प्लान जो है वो पोस्टपोन कर दिया। ये बात 6 अगस्त की है। अब देखिए यहां पर क्या न्यूज आ रही है कि अब जो ये शिप है 13 अगस्त को, ये 13 अगस्त का यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है 13 अगस्त, इस दिन श्रीलंका ने फिर से अप्रूवल कर दिया इस शिप को कि आप आ सकते हैं और हम्बनटोटा बंदरगाह पे रुक सकते हैं। यहां पर भारत ने फिर से प्रतिक्रिया दिखाई कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। यहां पर देखिए सोचने वाली बात यह है कि भारत हर संभव मदद करता है श्रीलंका की। अभी एक न्यूज, मैंने एक आर्टिकल को यहां पर और मेंशन करा, 8 अगस्त की ये न्यूज है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 50 फ्यूल स्टेशन श्रीलंका के अंदर खोलने के लिए हामी भर दी है। अब आपको पता होना चाहिए, हाल ही में मुश्किल से पिछले हफ्ते की न्यूज है, आपने सुनी होगी, 40,000 मैट्रिक टन हमने पेट्रोल दिया श्रीलंका को और इतना ही डीजल दिया। ये दोनों मिक्स नहीं है, यानी कि 80,000 मैट्रिक टन जो था पेट्रोल और डीजल दिया। इतना ही नहीं, 10 से 15,000 लीटर जो कैरोसिन ऑयल आता है, ठीक है, इतना कैरोसिन ऑयल यहां श्रीलंका को भारत सरकार ने दिया। दूसरा, आईओसीएल का अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि 50 फ्यूल स्टेशन ये श्रीलंका के अंदर खोलेंगे। श्रीलंका के अंदर वहां के जो पेट्रोल पंप हैं उनकी इतनी बुरी स्थिति आ गई है, आपने ये न्यूज भी पढ़ी होगी कि वहां पर लोगों के पास अपनी गाड़ियों में डलवाने के लिए तेल नहीं है। वहां की गवर्नमेंट जो है वो पासेस दे रही है लोगों को कि भाई एक दिन में अगर ये पास जो है उसमें लिखा हुआ है 5 लीटर, तो एक दिन में आपको इतना ही लीटर पेट्रोल मिलेगा या डीजल मिलेगा। उस वजह से वहां के लोगों ने, कई आपने न्यूज ऐसी देखी होंगी, जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं, फ्यूल स्टेशन है, उनको घेर लिया, उस आग भी लगा दी। ऐसी स्थिति आने पर भारत सरकार ने इतनी ज्यादा मदद करी, उसके बाद भी 13 अगस्त को श्रीलंका सरकार ने क्या करा, इस शिप को वहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह पे डॉक देने के लिए परमिशन दे दी। देखिए इसके पीछे अब श्रीलंका का कहना क्या है, श्रीलंका का पॉइंट ऑफ व्यू, श्रीलंका ये कह रही है कि भाई जो भारत सरकार है, जिस वजह से आप डर रहे हो कि इनके रडार से आसपास की जानकारी मिलेगी, तो हम इनके जो रडार हैं वो ऑफ करवा देंगे, इस बात की गारंटी ले रहे हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट। बट अब देखिए इसमें वही चीज आ जाएगी, श्रीलंका और अगर चाइना की तुलना करें आप,
तो श्रीलंका और चाइना की तकनीक में जमीन आसमान का फर्क है। उस शिप ने अपने रडार ऑफ करे हैं कि नहीं करे हैं, ये श्रीलंका के तकनीशियन जो है वो पहचान ही नहीं पाएंगे। दूसरा, श्रीलंका का तर्क है कि वो केवल यहाँ पर फ्यूल भरेंगे और मतलब यहाँ पर उनको रुकना है और 22 अगस्त, एक हफ्ते का जो समय है, इतना करके चले जाएंगे। बाकी कोई गतिविधि यहाँ पर इस शिप द्वारा नहीं करी जाएगी। चाइना का यहाँ पर ये वर्जन है कि भाई देखिए, जो श्रीलंका है वो एक संप्रभु राज्य है, वो जिसको चाहे उसको अपने बंदरगाह यूज करने दे सकता है, जिसको चाहे वो नहीं यूज करने दे सकता है। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि भाई ये इंटरनेशनल वाटर है, अंतरराष्ट्रीय वाटर है, तो इसमें शोध करने का अधिकार सबको होता है। तो मेरी ये जो शिप आई है वो यहां पर शोध करने आई है। शोध करने के लिए किसी की सुरक्षा पर अगर कोई तर्क देता है तो वो बिल्कुल भी वैध तर्क नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली वे में ये कहना चाह रहे थे कि भारत ने जो अपनी सुरक्षा को लेकर यहां पर श्रीलंका को बाध्य करने की कोशिश करी है, तो भारत ऐसा ना करे, क्योंकि हम यहां पर शोध करने आए हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये तीन अलग अलग वर्जन तीन अलग अलग देशों के थे। अब देखिए, भारत द्वारा हर संभव श्रीलंका की मदद करने के बावजूद, जितनी हमसे पॉसिबल हो सका हमने श्रीलंका की हेल्प करी। उसके बाद भी जो श्रीलंका है उसने चाइना की शिप को परमिशन दे दी। तो आपको यह समझना होगा कि श्रीलंका के ऊपर जो उसका विदेशी ऋण है, श्रीलंका के ऊपर अगर टोटल विदेशी ऋण मैं आपको बताऊं तो वो है 51 बिलियन यूएस डॉलर का। और इस 51 बिलियन यूएस डॉलर में 7 से 8 बिलियन डॉलर अकेले उसके ऊपर चाइना का ऋण है। तो यहां पर चाइना जो है, जिस तरीके का जो ऋण जाल, वो डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी अपनाता है, और इन्होंने जो ऋण दिया है वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया है। श्रीलंका को इनको चुकाने में बहुत समय लगेगा और बहुत सारा ऋण इन्होंने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं एक इस ऋण के दबाव में भी श्रीलंका ने इस चीज को अलाउ कर दिया। तो यहां पर यह चीज समझना होगा। और जैसा कि अभी आपने देखा, जिस तरीके के ताइवान का मुद्दा हुआ, तो बहुत सारे देशों ने वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट दिखाया। वहीं पर श्रीलंका ने भी किसको सपोर्ट दिखाया कि वन चाइना पॉलिसी को। देखिए, ये 4 अगस्त की न्यूज है, ठीक है। तो यहां पर यह भी आपको समझना होगा कि श्रीलंका का चाइना के प्रति जो झुकाव है उसमें एक बहुत बड़ा कारण है इस ऋण का। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला आर्टिकल प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था देखते हैं। अब देखिए, यहां पर बात आ रही है, इस आर्टिकल में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं उनको किस तरीके से भारत की मुख्य धारा में उनका एकीकरण करा जा सकता है। उनका एकीकरण करना है, परंतु एकीकरण का मतलब ये नहीं है कि उन पर अपने जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसको थोपना। क्योंकि उनकी जो संस्कृति, उनकी जो भाषा, उनके जो अपने रीति रिवाज हैं, उनको क्या रखना है, उनको बरकरार रखना है, उनको संरक्षित रखना है। तो ऐसा करते हुए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको कहीं से ये ना लगे कि हम भारत के साथ शामिल नहीं हो पा रहे हैं, या भारत हमें अपना हिस्सा नहीं मानता है, या वो भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। उस वजह से ये आर्टिकल लिखा गया। अब देखिए, जब यहां पर ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश का ये मानना था कि ये जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, इनकी जो संस्कृति होती है, इनका खान पान, इनका पहनावा, रीति रिवाज, इनका पूरा इतिहास, ये भारत की मुख्य भूमि से अलग है। तो इनको इंडिया से अलग ही रखा जाए। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को क्या करो, अलग करो। प्लस यहां पर हैं इनके बहुत सारे वन संसाधन, ठीक है, उनका यूज अकेले ब्रिटिश ही कर पाए। अगर इसको भारत की मुख्य भूमि से जोड़ दिया जाएगा तो भारत के लोग भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो वो दूसरा कारण था कि इस वजह से उनको यहां पर ब्रिटिश ने नहीं जोड़ा। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग लाए थे जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट, ठीक है। अब यहां पर इनर लाइन परमिट की जब बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा, इनर लाइन परमिट का मतलब सीधा सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो याद कर लो, इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। मैदान वर्सेस पहाड़, यानी कि 1873 की बात है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र जो भारत का है वो अलग रहेगा, हिमालयी क्षेत्र जो पहाड़ क्षेत्र है वो अलग हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति अगर पहाड़ इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे एक परमिट लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी को क्या बोला जा रहा है, इनर लाइन परमिट बोला जा रहा है। तो जब औपनिवेशिक काल की बात करते हैं तो ब्रिटिश ने ही यहां पे भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो आदिवासी लोग हैं वहां तक अच्छे से अगर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, अवसंरचना का विकास नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने आप को वैसे ही कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब वो अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं तो वो ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई बहुसंख्यक समुदाय आए और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वेशभूषा, पहनावा, खान पान, उसको दबाने की कोशिश करे, भले ही वो एक राष्ट्रवाद से क्यों न प्रेरित हो। अब 1873 में जब ये इनर लाइन परमिट आया तो उसके बाद यहां पर 1915 में
बनाया गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसी को बाद में आजादी के बाद क्या बोला गया, नीफा बोला गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य हैं, अगर राज्यों को भी आप देखोगे तो उसमें भी आपस में भारत सरकार या भारत की मुख्य भूमि के लोगों के विरुद्ध तो वहां पर वो जुड़ना नहीं चाह रहे थे, और आपस में भी इतने सारे उनके डिस्प्यूट हैं, वाद विवाद हैं, वो भी एक उनके और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला अगर बात करी जा रही है, आर्टिकल में ये बताया जा रहा है सबसे पहला जो काम करा गया वो क्या था, वो था छठी अनुसूची में शामिल करना। छठी अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनमें रहने वाली जो जनजातीय आबादी है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए इस सूची का क्या करा गया है, निर्माण करा गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पर इसी सूची में बनाई गई क्या गई थी, जो जिला परिषदें होती हैं उनका निर्माण इसी सूची के अंतर्गत हुआ। अब बेसिकली इस परिषद का अगर काम मैं पूछोगी क्या बताता है, जो आपस में जो जनजातीय संघर्ष होते हैं या जो इन जनजातियों के साथ, तो वो संघर्ष कम से कम हो, इनके बीच में, जनजातियों के बीच में जाके बातचीत करना, ठीक है, इस तरीके के इन संघर्षों को कम करना, जो विकास के कार्य होते हैं उनकी परियोजनाएं स्टार्ट करना। ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हो सकती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, कितने शिक्षण संस्थान वहां बनाना, एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब चीजों को। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, तस्करी की, मादक पदार्थों की, मानव तस्करी। तो इन सब तस्करी पे भी इनके लिए कानून बनाना, तो ये भी काम किसका आ जाता है, इन्हीं परिषदों का। राज्यों के बीच में आपस में समन्वय स्थापित करना, ये भी इनका एक काम आ जाता है। इस वजह से हमने क्या करा, इसी अनुसूची के अंतर्गत इन परिषदों को बनाया। अब यहां पर इस आर्टिकल में एक ब्रिटिश मूल के मानव विज्ञानी है, एल्विन, वेरियर एल्विन। इनका यह कहना था कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनको एक डर रहता है हमेशा कि ऐसा ना हो कि जो इंडिया है वो पूरी तरीके से हमको अपने में शामिल कर ले और हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए। तो ये कहना था इनका, और कहीं ना कहीं ये जो डर है ये उन ट्राइबल्स लोगों को हमेशा रहता है इस चीज से। अब इस इनको ये डर दूर करने के लिए जो भारत सरकार है या फिर वहां पे जो राज्य सरकारें हैं, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि किस तरीके से यहां पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो। अब यहां पर जो सशस्त्र सेना रहती है, कई बार उसके साथ जो झड़पें हो जाती हैं, इस वजह से भी उनका, आदिवासियों का जो एक विश्वास होता है सरकार पर, वो उठ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बात करी जाए नागालैंड में, तो जो मून का एरिया है, मून गांव है, वहां पर गलती से जो आर्मी थी उसने वहां के लोगों को उन पर गोलियां चला दी। उनको नहीं पता था कि, उनको ये लग रहा था कि इस जीप में जो वहां पर विद्रोही हैं, जो मिलिटेंट्स होते हैं, वो बैठे हैं, जबकि वो विद्रोही नहीं थे। वो तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो भरोसा होता है वो कम करता है। दूसरी बात करें, जिस तरीके से अगर मिजोरम की आप बात करो, तो मिजोरम में जो चिन समुदाय रहता है, अब इनका क्या था, म्यांमार में जो राजनीतिक संकट आया हुआ है, तो म्यांमार से कई सारे लोग भाग भाग के कहां पर आते हैं, मिजो में आते हैं। तो अब भारत सरकार यहां पर कहती है कि उन शरणार्थियों को आप जगह मत दो, आप उनको एंट्री मत कराओ, क्योंकि देखिए संसाधन लिमिटेड हैं। दूसरा, यहां से जो भाग के आ रहा है, अब हो सकता है कि वो पीड़ित ना हो, वो इस पीड़ित का फायदा उठाकर और यहां पर कुछ ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी या भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। परंतु जो मिजोरम की सरकार है, उसका ये कहना है कि नहीं, हम अपने सामने ये जो अन्याय है वो मतलब होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तो हम उनको शरण देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी विचारधारा जो उत्पन्न होती है, उससे भी भरोसा कम होता है। तो यहां पर भारत सरकार को यह चाहिए कि बैठ के एक मंच पर आके और इन सरकारों के साथ बात करें, और ऐसा होता भी है। जैसे आपने देखा होगा, आसाम में जो कार्बी का एरिया था, कार्बी लॉन्ग वाला एरिया, ठीक है, तो ये जो पहाड़ी एरिया था, ये अपनी स्वायत्त एरिया की मांग करता था, परंतु भारत सरकार ने, यहां पर हमारे गृह मंत्री ने बैठ के, असम सरकार भी बैठी, और प्लस जो कार्बी लॉन्ग की इनका समूह था वो, यानी कि त्रिपक्षीय बातचीत हुई, और उस बातचीत का निर्णय ये रहा कि हाँ, इनको थोड़ी मात्रा में क्या हुआ, स्वायत्तता प्रदान करी गई, है ना। तो इस तरीके से जो बैठकें होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण एक हथियार है भारत सरकार का, वहां की राज्य सरकार का, और वहां के लोकल जो आदिवासी लोग हैं, कि बैठ के एक ही मंच पर आके और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको चर्चा करके सॉल्व करें। अब देखिए, कुछ समस्याएं यहां पर जो राइटर हैं उन्होंने बताई हैं, वो समस्याएं ऐसी हैं कि हमने आदिवासी लोगों के लिए तो 6th अनुसूची बना दी, शेड्यूल बना दिया, उसमें कई सारे उनको अधिकार भी दिए। तो इससे क्या हुआ, जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि उनको ना दबाया जाए वहां पर,
किसके द्वारा? जो आदिवासी लोग हैं। अगर आर्टिकल 14 की बात करें, 15 की बात करें, 19 की बात करें, तो उनको इन अपने मौलिक अधिकारों के हनन का डर रहता है। हिंसा के भय से वो वहां पर निवास करते हैं। दूसरी एक समस्या यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्वायत्तता की बात तो कर दी जाती है, परंतु जो रियलिटी में जो पावर्स होती हैं वो किसके पास रहती हैं? केंद्र सरकार के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसा कई प्रावधानों में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर एक मुख्य प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई आप अगर स्वायत्तता देते हो तो फिर आप उसको मानो भी, है ना? तो ये दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, जो भरोसा है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है किस चीज की? भरोसे की। कि सरकार को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हो या नॉन ट्राइबल्स हो, उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम आपके हित के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताई जो परिषदें, जिला परिषदें, तो ये याद रखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि ये 4 राज्यों में परिषदें हैं, कौन कौन सी हैं। इनको आप 3-4 बार देखोगे, आपको याद हो जाएंगी ये। अगली न्यूज देखिए, आपको प्रश्न संख्या 6 पर मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र से थोड़ा सा इतिहास के बारे में यहां चर्चा करी जा रही है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ये हैं, मैंने जो यहां पर लिखी है। अब देखिए, इन सब का शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में, निबंध लेखन में या इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हमारे बात हो रही है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो यहां पर बोला जा रहा है टेम्पल्स। टेम्पल्स आपको पता है ये किसके संदर्भ में यूज करा जाता है? बांध के संदर्भ में। जो पंडित नेहरू थे उन्होंने बांधों को क्या बोला था? ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है। अब यहां पर जो नेहरू की नीति रही है विकास की, उसके बारे में राइटर यहां चर्चा करते हैं। और उसके जो मुख्य पिलर्स थे, मुख्य स्तंभ थे, वो सबसे पहला स्तंभ था लोकतंत्र। यानी कि हम जो भी विकास कार्य करेंगे तो यहां पर जो सरकारें आएंगी वो किसके माध्यम से आएंगी? लोगों के माध्यम से, और लोगों के लिए ही काम करेंगी। ये जो पिलर है ये किसी भी हालत में यहां पर गिरना नहीं चाहिए। दूसरी यहां पर बात करी जाती है धर्मनिरपेक्षता की। अब आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान के मौलिक ढांचे होते हैं, तो ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मौलिक ढांचा, इसको कोई नहीं छीन सकता। यानी कि अगर धर्मनिरपेक्षता की अर्थ की बात करें तो भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जब भी यहां पर कोई नियम बनाया जाएगा, कोई विधि बनाई जाएगी, तो धर्म को क्या रखा जाएगा? धर्म को राजनीति से तटस्थ रखा जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, यह कहलाती है धर्मनिरपेक्षता। यानी कि धर्म से हम निरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ठीक है, परंतु कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। समावेशी आर्थिक विकास का यहां से समावेशी का मतलब निकल के आता है ये समाजवादी विचारधारा को प्रेरित करता है। आपको पता होगा समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा भी गया था। तो समाजवाद का मतलब यही है कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, जो समाज है उसको केंद्र में रखा जाएगा, ना कि व्यक्ति को केंद्र में रखा जाएगा। जो भी उत्पादन के साधन होंगे उस पे सभी का समान अधिकार होगा। स्वतंत्र प्रेस की बात करते हैं, यहां पर हर व्यक्ति को अपना बोलने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार रहेगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है वो भली भांति आपको पता होगा। अगर देखें तो विश्व में 2 ही महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। किसी के भी पक्ष में नहीं रहने का निर्णय लिया था और इसी को बोल रहे थे क्या? गुट निरपेक्ष, है ना? कोई भी गुट के निरपेक्ष हैं हम लोग। तो ये 5 जो आधार थे ये पंडित नेहरू की नीति में थे। इसी चीज को उन्होंने आर्थिक जो नीतियां थी इसको धरातल पे जब इस पे काम करना स्टार्ट करा, तो मैंने जैसा कि आपको बताया जो बांध थे, तो भाखड़ा नागल बांध सबसे पुराना बांध, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल बोलते हैं, एम्स की बात करी जा रही है, एलआईसी की बात करी जा रही है, ओएनजीसी की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, यहां पर बात करी जा रही है आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाएंगे। हालांकि मंदिर बांधों के लिए ही कहा गया, परंतु ये सब इतने बड़े अवसंरचना है किसी भी देश के लिए, और ये सबसे आवश्यक अवसंरचना होती है। आप शिक्षा को मजबूत करो, आप अपने देश के जो स्वास्थ्य संरचना है उसको मजबूत, हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, देश में औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। अब देश के जो कोर औद्योगिक उद्योग होते हैं उनको हमें आगे बढ़ाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यहां पर कृषि से लेकर और बात करी जा रही है अंतरिक्ष अनुसंधान तक, इस तरीके की सारी आर्थिक गतिविधियों में एक सतत विकास को हमको करना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय की जो परियोजना थी, यहां पर जब आप देखोगे स्टील और पेट्रोलियम, ओएनजीसी और आईओसीएल की बात हो रही है, तो उसी प्रकार कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात हो रही है। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए यहां पे लिखा हुआ था समावेशी आर्थिक विकास। तो समावेशी आर्थिक विकास, समावेशी का मतलब क्या है? सब लोग, इंक्लूसिव। तो सब लोग को शामिल आप तब कर पाएंगे आर्थिक प्रगति में, देश की जीडीपी में, जब एक कुटीर उद्योग के बारे में भी सरकार उतना ही ध्यान दे जितना अपनी स्टील और पेट्रोलियम उद्योग के बारे में ध्यान देता है। उतना ही ध्यान खादी और ग्रामोद्योग के बारे में देना पड़ेगा।
अब यहाँ पर पंडित नेहरू का ये जो एक नीति थी और इतना सारा प्रोजेक्ट करना था, तो उसके पीछे उनकी टीम मेंबर्स के भी लोग थे, जैसे होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, पीसी महालनोबिस, कुरियन, भटनागर, भगवंतम, देशमुख। तो यहाँ पर इनका भी जिक्र करा गया है। और फिर आपको पता है कि जैसे हम लोग समाजवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, हालांकि वो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं था, वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद था, और वही नीतियां 1991 में हमारे जो प्रधानमंत्री आएंगे पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने अब क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में जो एलपीजी ये रिफॉर्म्स आए, इनका सिद्धांत वो लाए, तो उसमें क्या हुआ, एक उदारवादी और खुली अर्थव्यवस्था की तरफ भारत अग्रसर हो गया। तो इस आर्टिकल में केवल यही पॉइंट्स मेन बताए गए थे। चलिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि विविध न्यूज में मैं 3-4 न्यूज यहां पर छोटी छोटी सी कवर करूंगा, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से जो स्पीच दी, तो उस स्पीच में ये हमारे लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यहां पर 5 प्रण लेने का, 5 प्रण याद रखिएगा, ये शब्द यूज करा गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसमें जो 5 प्रण थे वो क्या थे? प्रण का मतलब होता है कि हमें ये शपथ लेनी है। तो पहला था विकसित भारत। तो विकसित भारत में इन्होंने आने वाले 25 वर्षों में, तो 25 वर्ष, 2022 चल रहा है, 22 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 2047 में भारत को इन्होंने विकसित श्रेणी में लाने का आह्वान किया है। आप समझ रहे हैं अभी हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? विकासशील, डेवलपिंग देश में, और हमको किस श्रेणी में आना है? डेवलप्ड देश में। तो विकसित श्रेणी में 2047 तक ये लक्ष्य माना गया है। गुलामी के हर अंश से मुक्ति। अब देखिए, यहां पर हमेशा हम लोग जैसे शुरू से ही स्कूल्स की बात करें तो स्कूल से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है, जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश आए, उन्होंने इतनी सारी अन्यायपूर्ण नीतियां करी, कितने कितने जुल्म करे भारतीयों के ऊपर, किस तरीके के आर्थिक और मानसिक शोषण करा। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा, हम एक उपनिवेश की तरह काम करते रहे। अब हमें उस सोच से ऊपर उठ जाना है। एक भी भारतीय के अंदर एक लेश मात्र का भी ये नहीं होना चाहिए कि अब गुलामी का कोई भी अंश हमारे अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है विरासत पर गर्व। जो भी भारतीय संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। एकता और एकजुटता। अब जैसा कि आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने हितों को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, या अपनी मंशा को सिद्ध करने के लिए आपस में दो समुदायों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं, दंगे करवा देते हैं। तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे कि भारत की एकता के लिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, भारत की अखंडता की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और यहां पर नागरिकों के कर्तव्य की बात हो रही है। अब आपको पता होना चाहिए, ये हमारे संविधान में भी है, पूरा मौलिक कर्तव्य का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो उनमें जितने कर्तव्य लिखे हुए हैं तो हर नागरिकों को वो पता होने चाहिए। अब मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि रट लो उसको, मैं बात कर रहा हूं कि वो जो आपको समझाने के लिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं कि ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए देश की रक्षा करना, देश की जो संपत्ति है उसका सम्मान करना, उसकी रक्षा करना, आपस में भाईचारे की भावना को डेवलप करना। तो ये सारे कर्तव्य हर नागरिक को होने चाहिए। तो ये 5 प्रण हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। अब यहां पर आप, ये इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में, 3D प्रिंटेड कॉर्निया को यहां पर ट्रांसप्लांट करा गया है खरगोश की आंख के अंदर। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मानव की आंख होती है तो जो आवरण होता है उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये अंधेपन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अगर कॉर्निया खराब हो गया किसी व्यक्ति का तो वो अंधापन से ग्रस्त हो जाएगा। तो इसी में क्या करा गया है, जो खरगोश है उसकी कॉर्निया में, जो मानव की कॉर्निया है उसको फिट करा गया है, उसका ट्रांसप्लांट करा गया है, और 3D प्रिंटिंग की सहायता से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इंस्टीट्यूट कौन से थे, तो यहां पर एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, ये आईआईटी हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट है, और सीसीएमबी, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये 3 इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये काम करा है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, इसको आप उस आर्टिकल में भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से चाइना की शिप है वो श्रीलंका में डॉक करी है, तो यहां पर इंडिया ने एक और अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है कि श्रीलंका को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, वाटर जेट की हेल्प से इनको सम्मान देते हैं। तो ये भारत द्वारा श्रीलंका को गिफ्ट करा गया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसको आप मेंस उत्तर लेखन में ये भी बता सकते हैं कि हमने सामरिक रूप में इनकी क्या हेल्प करी है। अब देखिए, यहां पर कुछ आंकड़े निकले हैं द हिंदू में। अब ये आंकड़े ये बताते हैं कि कौन सा राज्य जो है वो, उसके अंदर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। ठीक है, यहां पर जीवन प्रत्याशा को लेकर बात करी जा रही है। जीवन प्रत्याशा में अगर टॉप की बात करें तो सबसे अच्छी जो स्थिति है वो केरला राज्य की है। लोएस्ट की बात करें
तो यहाँ पर आंकड़े हैं 1991 से अगर बात करी जाए 95 की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लोअर में था। अगर उसके बाद की बात करें लेटेस्ट, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे खराब स्थिति में है जीवन प्रत्याशा में। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1000 जो जीवित बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से कम 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो अगर शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो उसमें सबसे अच्छी स्थिति है नागालैंड की, इसमें यह दर सबसे कम है, और सबसे खराब स्थिति है मध्य प्रदेश की। ठीक है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे अच्छी स्थिति आती है उड़ीसा की, और सबसे खराब स्थिति जो है वो नागालैंड की है। इसी तरीके से अंडरवेट की बात करी जा रही है। देखिए अंडरवेट का मतलब क्या होता है? अंडरवेट का मतलब होता है कि आयु के हिसाब से वजन नहीं होना, इसको बोलते हैं अंडरवेट। ठीक है। एक इसी में आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग वेस्टिंग का मतलब होता है कम वजन। इसका मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति की हाइट होती है, जो उसकी हाइट है, ठीक है, लंबाई है, उसके हिसाब से वजन ना होना। कि मान लीजिए 5 फीट के का जो व्यक्ति है उसका वजन होना चाहिए, एक उदाहरण के तौर पे 60 किलो। अब 60 किलो ना हो के बहुत कम है, 40 किलो है या 30 किलो है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। और आयु के हिसाब से वजन ना होना, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी जितनी आयु है उसका उतना वजन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडरवेट। तो इस अंडरवेट की बात करें तो इसमें सबसे खराब स्थिति जो है वो बिहार की है, और सबसे अच्छी स्थिति जो है वो मिजोरम की है। तो ये आंकड़े कुछ आए थे, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि में पूछे जा सकते हैं, इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस वगैरह में तो डायरेक्ट इससे प्रश्न बन सकता है। चलिए अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने यूरोपियन संघ से लिया है। वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में यूरोपीय संघ और भारत स्वाभाविक भागीदार प्रतीत होते हैं और उन्हें मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है, इस पे चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, अलग थलग और विविध उत्तर पूर्वी भारत में एकीकरण और विकास की जो चुनौतियां हैं उनका उसको सामना करना पड़ रहा है जब तक नीति निर्माताओं की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, यानी कि ये सरकार की बात कर रहे हैं, और लोगों की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी नीतियां नहीं होंगी, तब तक क्षेत्र में समस्याएं बनी रहेंगी। इसका आपको विश्लेषण करना है। तो ये 2 प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। हाल ही में भारत में एक 31वां हाथी रिजर्व घोषित करा गया है। 31वां 31st हाथी रिजर्व है, इसका नाम बताना है और आपको बताना है ये कहां पर है। और दूसरा प्रश्न ये है, एक एक्सरसाइज है उसका नाम है उदार शक्ति। ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है उदार शक्ति। ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित करी गई है? दोनों आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हो सके तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखिएगा जिससे दूसरों को भी इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। आज के सत्र में बस इतना ही। आज का सत्र अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में द हिंदू के कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।